वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो वाई डू यू फॉल इल का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। स्टार्टिंग के टॉपिक्स में हमने हेल्थ, डिजीज़ ये सब डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ डिजीज़ हमने डिस्कस किया था। डिजीज़ को किन किन बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं ये डिस्कस किया था। डिजीज़ क्यों होती है ये भी हमने डिस्कस किया था। और इन्फेक्शस डिजीज़ किस तरह के, कितने तरह के होते हैं, इन्फेक्शस एजेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से कैरियर हैं इन्फेक्शस डिजीज़ के, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की हमने ये डिस्कस किया था कि डिजीज़ के होने के बाद हम दो तरीके की हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो हम सिम्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो सिम्टम को कंट्रोल करती है, और दूसरे तरह के मेडिसिन जो कि डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को किल करने की कोशिश करते हैं या किल करते हैं। जहाँ पे हमारे पास डिजीज़ कॉजिंग जर्म जैसे जो वायरल डिजीज़ है उसके हमारे पास एंटीवायरल मेडिसिन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशंस पे हम केवल सिम्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। नाउ अब ट्रीटमेंट की बात तो तब आती जब डिजीज़ हो गई। बेटर ये है कि हम डिजीज़ होने ही नहीं दें, बिकॉज डिजीज़ होने के बाद कई तरह की प्रॉब्लम्स है। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बेटर ये है कि हम डिजीज़ होने नहीं दें, बिकॉज कि डिजीज़ होने के बाद कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपकी बॉडी को डैमेज होता है, फिर रिकवरी में आपको टाइम लगता है, फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके साथ साथ वो भी परेशान रहते हैं। आपकी मतलब जो भी पेशेंट है उसके फैमिली मेम्बर भी ऑब्वियसली उसके ट्रीटमेंट में परेशान रहेंगे। इकोनॉमिक एक मतलब बर्डन होगा, आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो गई जिसके ट्रीटमेंट में काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आपकी एक इकोनॉमिक मतलब बर्डन भी हो गया फैमिली के लिए। और फिर एक जो डिजीज़ पर्सन है, एक डिजीज़ पर्सन क्या है, एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज उसको हो गई तो ऑब्वियसली जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उसको भी वो डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि हम डिजीज़ होने ही नहीं दें। तो क्या होगा, डिजीज़ होने के बाद की हम बात करें, अगर आपको डिजीज़ हो गई तो अब इसमें क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। डिजीज़ आपको हो गई तो दैट इज़ डैमेज टू बॉडी। आपके बॉडी में जो डैमेज तो होगी वो तो होगी। फिर मोस्ट ऑफ द अगर मान लो डिजीज़ कोई दूसरे तरह की मतलब हल्की फुल्की डिजीज़ नहीं है तो रिकवरी में टाइम लेगी, तो रिकवरी टेक्स टाइम। और इस आपकी बॉडी में डैमेज हो रहा है, डिजीज़ हो रही है, फिर प्रॉब्लम टू फैमिली मेम्बर्स, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक बर्डन, ट्रीटमेंट फ्री में तो होगी नहीं, तो ऑब्वियसली ये सारी प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें डिजीज़ हो ही नहीं, तो दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब प्रिवेंशन के हमारे पास क्या तरीके, हमारे पास दो तरीके प्रिवेंशन के, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन एंड द स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। तो देखते हैं हम जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या बोला मैंने, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन एंड द स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। चलिए अब देखिए जनरल वेज में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन में हमारे पास जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन में सबसे पहले तो आ गई पब्लिक हेल्थ मेजर्स। आप जिस पर्टिकुलर एरिया में हैं वहाँ पे पब्लिक हेल्थ मेजर कैसी है, पब्लिक हेल्थ मेजर। पब्लिक हेल्थ मेजर किसके लिए होगी, फॉर अ कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ मेजर में हमारे पास सबसे पहले क्या है कि जो पब्लिक आपके एरिया में जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो फिर अच्छी होनी चाहिए। तो गुड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, गुड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। देन उसके बाद से फिर हम क्या ले सकते हैं, देन वी हैव जो पब्लिक हेल्थ, अवॉइड ओवर क्राउडेड प्लेसेस,
सैनिटेशन की व्यवस्था जो अच्छी होनी चाहिए, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एंड देन क्या हो जाएगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एयर। और ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में। तो ये सारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आ जाएंगी, पब्लिक हेल्थ मेजर में आ जाएंगी। तो अवॉइड ओवर क्राउडेड प्लेसेस, हम इसमें से इसको पब्लिक हेल्थ मेजर एक ही बात है, इसको हम हटा सकते हैं। चलिए, तो अवॉइड ओवर क्राउडेड प्लेसेस एंड देन अवॉइड, ज़्यादा ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे अगर आप जाते हैं और उसमें से मान लो किसी 1-2 पर्सन को इस तरह की प्रॉब्लम है तो बाकी लोगों को होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी कोरोना पीरियड में तो ये काफ़ी कॉमन है। सैनिटेशन मतलब सफाई की अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप मतलब ऑब्वियसली क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना ये आपको पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम है, तो ये पब्लिक। और उसके बाद क्लीन एयर, आप जिस एयर में सांस ले रहे हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जैसे आज के डेट में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम है, तो साफ़ हवा मिलना एक आज के डेट में एक आपको लग्जरी है। तो हम जैसे लोग जो कि मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, उसके बाद से पब्लिक हेल्थ मेजर के बाद से पर्सनल हेल्थ मेजर। अब पर्सनल हेल्थ मेजर में देखिए क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। पर्सनल हेल्थ मेजर की हम बात करते हैं। पर्सनल हेल्थ मेजर, तो पर्सनल हेल्थ मेजर में हमारे पास हम अपने को कितना फिट रखने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट हमें लेना है। फिर प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर डोमेस्टिक हाइजीन, exercise, freedom from addiction, exercise and relaxation। प्रॉपर न्यूट्रिशन, आप जो फूड ले रहे हैं वो न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। बट मान लो अगर आप न्यूट्रिशियस फूड आप ले रहे हैं न्यूट्रिशियस फूड, बट आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, डिजीज होने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। आप अपनी प्रॉपर हाइजीन रख रहे हैं लेकिन घर में साफ़ सफाई नहीं है, तो डोमेस्टिक हाइजीन फिर प्रॉपर नहीं है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद से फिर फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन, किसी तरह की कोई एडिक्शन आपको नहीं होनी चाहिए। एडिक्शन, एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, इवन अगर आपको चाय की आपको आदत है, कॉफ़ी की आदत है, दीज आर ऑल्सो एडिक्शंस। अब ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट नुकसान इससे भी है। अगर आपको मान लो दिन में आपको 5 कप 6 कप 10 कप आपको चाय या कॉफ़ी लेने की आदत है, तो चाय के अंदर थेइन होता है, कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा रिफ्रेशिंग तो होती है, बट रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेने पे अब क्या हो गया, एक सिचुएशन आ जाती है कि आपको एडिक्शन होगी, मतलब उसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। जैसे कई लोगों को सुबह बिल्कुल मतलब बेड टी के बिना उनकी आँख नहीं खुलती, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एडिक्शन। इसके अलावा अगर आपको स्मोकिंग की आदत है, दैट इज़ एडिक्शन, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपको अल्कोहल की एडिक्शंस हो गई, तो ऑब्वियसली ये सारी किसी भी तरह की कोई भी एडिक्शंस अगर आपको है तो फिर आपका हेल्थ प्रॉपर होने के चांसेस कम है और आपको डिजीज़ होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन एंड एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हर एज के पर्सन को एक प्रॉपर ढंग का अपने एक्सरसाइज का और एक शेड्यूल होना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि मुझे मॉर्निंग में 20 मिनट या आधे घंटे अपनी बॉडी के लिए निकालना है। आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपको डिजीज होने के चांसेस कम रहेंगे। एंड रिलैक्सेशन, हमें वर्कोहलिक नहीं होना, ठीक है, काम जरूरी है, बट हम काम किए जा रहे हैं, रिलैक्स होने का हमारे पास टाइम ही नहीं है, रात दिन हम काम किए जा रहे हैं। तो प्रॉपर नींद, प्रॉपर रिलैक्सेशन हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। रिलैक्सेशन अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग मान लो म्यूजिक सुनकर रिलैक्स करते हैं, कुछ मेडिटेशन करके रिलैक्स करते हैं। तो रिलैक्सेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग पर्सन के लिए जो जिसको सूट करे।
तो हम जब रिलैक्स रहेंगे तो हम चेयरफुल मूड में रहेंगे। हम जब प्रॉपर रिलैक्सेशन, हम बिल्कुल काम करके थके हुए हैं तो फिर क्या होगा, एक टाइम आ जाएगा कि हमारी एफिशिएंसी काम करने की कम हो जाएगी, तो काम भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा और डिजीज होने का, हमारी बॉडी वीक होगी, डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी पर्सनल हेल्थ मेजर। स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन, जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन्स की हम बात करते हैं, एंड दैट इज़ बाय द क्या होते हैं, बाय द इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशंस। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज कॉजिंग जर्म्स अगर एंटर करता है तो बॉडी उससे फाइट करती है, बॉडी उससे फाइट करती है, उसको रेसिस्ट करती है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और इम्यूनाइजेशंस इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स देते हैं, वैक्सीन्स देते हैं। देखते हैं तो the body's ability to resist any infection या any disease is called immunity। और इम्यूनिटी को डेवलप करने के मेथड को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनाइजेशन। एंड the method of developing immunity is called immunization। और इम्यूनाइजेशंस के लिए क्या है, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन नॉर्मली हम दोनों एक ही साथ यूज़ करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। इम्यूनाइजेशन इज डन बाय वैक्सीनेशन, डन बाय वैक्सीनेशन। आपको प्रॉपर डिजीजेज की वैक्सीन दी जाती है और वैक्सीनेशन से इम्यूनाइजेशन डेवलप होती है। जो सबसे पहला वैक्सीन जो डेवलप किया गया था दैट वाज बाय एडवर्ड जेनर, दैट वो स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप किया गया था। अब स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से इराडिकेट हो चुका है, अब स्मॉल पॉक्स नहीं होता। बचपन में हम सबके स्मॉल पॉक्स के डिफरेंट अलग अलग डिजीजेज के लिए वैक्सीन दी जाती है। तो ये कैरिड आउट बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के थ्रू। वैक्सीनेशन का मतलब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी वैक्सीन। आपको किसी तरह की कोई भी वैक्सीन दी जा रही है किसी भी डिजीज के लिए, तो दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। और इस वैक्सीनेशन से उस प्रॉपर डिजीज के मतलब उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, दैट इज इम्यूनाइजेशन। दोनों में डिफरेंस है। आई रिपीट, आपको किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। किसी पर्टिकुलर डिजीज की वैक्सीन आपको दी जा रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। और इस वैक्सीनेशन की वजह से उस प्रॉपर डिजीज के अगेंस्ट में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इम्यूनिटी डेवलप हो गई, दैट इज इम्यूनाइजेशन। तो दोनों में डिफरेंस है। तो वैक्सीनेशन की हम डेफिनेशन क्या देते हैं, वैक्सीनेशन दैट इज, वैका वर्ड से बना है। वैका का मतलब होता है काऊ, क्योंकि काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वैक्सीनेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन, और इम्यूनाइजेशन दैट इज डेवलपमेंट ऑफ immunity due to vaccination। ये दोनों में डिफरेंस। अब देखिए वैक्सीन में हम करते क्या है, जिस पर्टिकुलर डिजीज की वैक्सीन आपको देनी है उसी पर्टिकुलर डिजीज के जर्म्स को कमज़ोर करके, हीट किल्ड करके आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो हीट किल्ड या जो वीक जर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए ये फॉरेन पार्टिकल है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स है। उसे नहीं पता कि ये कमज़ोर हैं कि मजबूत हैं। हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होगा और उसके अगेंस्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं, दैट इज एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज़ यानी एक तरह से उससे लड़ने का हथियार। आप इमेजिन करो
किसी दुश्मन देश ने हमारे ऊपर किसी ऐसे वेपन से अटैक किया जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, हमारे लिए न्यू वेपन्स है वो, तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी नुकसान होगा। बट अब हम उस वेपन्स को एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, अब हम देख लेंगे इसकी भाई इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हमने डेवलप कर ली। नेक्स्ट टाइम अगर वो उसी वेपन के साथ दोबारा अटैक करता है, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास उसकी कार्ड पहले से मौजूद है। तो सेम वे बॉडी के अंदर जैसे ही इस तरह से जो हीट किल्ड जर्म्स किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के एंटर करवाए जाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो गया तुरंत, और वो उसके अगेंस्ट में लार्ज क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ बना लेता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेज ये एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर हमेशा के लिए स्टोर्ड हो जाते हैं। कुछ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे आपको मान लो आप कहीं कट जाने पे टेटनस के इंजेक्शन लिए जाते हैं, तो उसका एक अपना 3 महीने तक का होता है। 3 महीने के अंदर आप जितने भी दोबारा भी कटवट जाए तो आपको इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मोस्टली जो बचपन में जो वैक्सीन डिफरेंट डिजीज़ की जो दी जाती है, BCG की वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, इन सब की, डिप्थीरिया की, तो ये लाइफ लॉन्ग तक काम करती हैं। लाइफ में कभी भी उस डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप चूँकि आपकी बॉडी के अंदर क्या है एंटीबॉडीज़ बने पड़े हैं उसके अगेंस्ट में, उसको किल कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और चूँकि ये क्या है, ये बिल्कुल मतलब जर्म्स ही हैं, जर्म्स को वीक करके डाला जा रहा है। दैट्स वाई जब किसी भी पर्सन को, बच्चे को पर्टिकुलरली जब ये वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन कई सारी वैक्सीन एक प्रॉपर एज के बाद उसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाता, वो काम नहीं करेंगे। तो जब वो वैक्सीन दी जाती है तो हीट किल्ड ये जर्म्स ही, तो कुछ साइड इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। बच्चे को फीवर हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट 1-2 दिन स्वेलिंग आ जाती है, बट 1-2 दिन में फिर से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ वैक्सीनेशन। सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, जो किसी टाइम में काफ़ी बड़ा मतलब एक एपिडेमिक डिजीज़ था और लार्ज स्केल पे फैलता था, बट अब ये कम्प्लीटली इराडिकेट हो चुका है। तो इसके लिए एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप की थी। एडवर्ड जेनर ने देखा कि जैसे काऊ पॉक्स होता था, जो मिल्क मेड होती थी वो काऊ के कांटेक्ट में होती थी, तो उन्होंने देखा कि एक बार जिनको काऊ पॉक्स हो चुका है उनको क्या है कि स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। उन्होंने डिलिबरेटली जानबूझ के जिनको काऊ पॉक्स हो चुका था उनके स्किन पे जो स्मॉल पॉक्स के पेशेंट में जो ऊपर जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं उसमें लिक्विड बढ़ जाता है, उस लिक्विड को उन्होंने जानबूझ के डिलिबरेटली रब किया और देखा कि उन्हें कुछ मतलब नुकसान उससे नहीं हो रहा, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। तो उन्होंने इससे कंक्लूड किया कि इसका मतलब कि स्मॉल पॉक्स और काऊ पॉक्स के जो जर्म्स हैं, जो वायरस है, इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। यही प्रोसेस उन्होंने आगे कंटिन्यू की और फाइनली उन्होंने एक वैक्सीन डेवलप किया। जैसे पहले उन्होंने डिलिबरेटली क्या किया कि जिन पर्सन, जो हेल्दी पर्सन के स्किन के साथ जो डिजीज पर्सन थे उनको रब किया, तो थोड़ा बहुत क्या किया, उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई और धीरे धीरे उनमें इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो गई। तो इसी थ्योरी के बेसिस पे सबसे पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप की, और आज के डेट में हमारे पास काफ़ी सारी डिजीज़ की वैक्सीन अवेलेबल हैं। उसके बिना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। पहले काफ़ी लार्ज स्केल पर डेथ होती थी, डिफरेंट डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया वगैरह वगैरह, बट इन सब की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। और अभी कोरोना का पेंडेमिक है तो ऑब्वियसली इसके लिए भी वैक्सीन की डेवलपमेंट है। जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी तो ये चीज़ें हमारे लिए, जो आज के डेट में एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, तो फिर हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास मेथड ऑफ प्रिवेंशन कि डिजीज़ को, तो हमने ये देखा डिजीज़ होती क्या है, डिजीज़ होने के रीजंस क्या है, डिजीज़ को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हमारे पास डिजीज़ की क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स कितने तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या हैं, कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ क्या है, और डिजीज़ होने के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और ट्रीटमेंट होने से पहले हम कोशिश रहेगी हमारी डिजीज़ हो ही नहीं पाए, दैट इज़ प्रिवेंशन। डिजीज़ की प्रिवेंशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।